हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड के जो साइंस का एग्ज़ाम 20 फरवरी 2025 को है। इसमें हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं सर। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। कि जैव निम्नीकरण बोले तो आपके ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है सर। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा। या आप बोल सकते हो कि घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, या फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, या केक, लकड़ी एवं घास। तो कौन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है? ए भी है सर, चमड़ा भी गल जाएगा। और बी भी है सर, सॉरी बी नहीं है, सी है और डी है। मतलब ए, सी एंड डी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। ए, सी, डी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे सर। ए भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, डी भी लिखेंगे। कि घास जो आपके सड़ जाए तो घास भी सड़ जाएगा, फूल भी सड़ जाएंगे और आपकी चमड़ा भी सड़ जाएंगे। दूसरा सर, फलों के छिलके भी सड़ जाएंगे, केक भी सड़ जाएगा और आपके नींबू का रस भी सड़ जाएगा। तो ये आपके तीनों एग्जाम्पल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? भौतिक कारक बोले तो फिजिकल फैक्टर नहीं है। तो ताप है, वायु है, वर्षा है। सूक्ष्म जीव जो है वो आपके लिविंग थिंग है सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग थिंग, वो आपके भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर नहीं है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती? आपका आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन कौन किसको खाएगा? घास, गेहूं तथा आम? नहीं है सर, नहीं है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा? मानव खाएगा। ये आपकी सर है, ये आपकी आपकी क्या आहार श्रृंखला है। बकरी को गाय खाएगा, गाय को हाथी खाएगा? नहीं सर, सारे आर्बीवोरस है, नहीं खा सकता। घास को मछली खाएगा, मछली को बकरी खाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब घास को कौन खाया? बकरी, बकरी को कौन खाया? मानव। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये आपके प्राइमरी है, ये आपके सेकेंडरी है, ये आपके टर्सरी है। ठीक है। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखा का स्विच बंद करना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय स्कूल पैदल जाना। उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बाजार जाने के समय में अगर हम क्या ले जाए, कपड़े का थैला ले जाए, तो ये क्या होंगे? ज़्यादा पर्यावरण को ये आपके पोल्यूट नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे सर। प्लास्टिक का बैग हम नहीं लेंगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो होते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सुनिएगा कि निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है? सर प्लास्टिक आपका डिकम्पोज नहीं होता है सर बैक्टीरिया के कारण। प्लास्टिक वैसे के वैसे हो रह जाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, एक परिपारी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? कि इकोसिस्टम में कौन ही आपके इंक्लूडेड है वो आपको बताना है सर। तो इसमें निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों होते हैं सर। सभी जीवधारी नहीं सर, जीवधारी और निर्जीव दोनों। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है?
जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन मतलब कि सर आपके जो आप क्या बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स आपका जो इंक्रीजिंग अमाउंट में हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है तो उस फूड चेन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बोलते हैं सर जैव आवर्धन बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डीडीटी वगैरह। सर अगर आप देखो कैसे कि घास है, घास में सपोज करो कि यहाँ पे पेस्टिसाइड मारे, पेस्टिसाइड में मानो कि एक कीड़ा उसको कौन बकरी खाया, बकरी 3-4 खाए तो बकरी में कितना चला गया, 4-5 चले गए, 5 चले गए तो जो आप देखना सर मानव ने 2 बकरी को खा लिया तो कितना आ गया, 10 आ गए, 10 आ गए, 10 आ गए। तो बायोमैग्निफिकेशन का नंबर ऑफ अमाउंट जो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड का वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं फूड चेन में। तो किसी को क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ हाँ हाँ। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन आपके प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है सर, हिरन है, जो आपके हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी। डियर जो है वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है सर, प्राइमरी कंज्यूमर है। अच्छा सर ऐसे बात है, हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं कि हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं सर, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कि पदार्थों के अपघटन पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, पदार्थों के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं सर, एंजाइम। आपके एंजाइम होते हैं डिकम्पोजिशन या डाइजेशन सब्सटेंस का डाइजेशन और डिकम्पोजिशन के लिए जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो आपके एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पौधों के सभी हरे भागों में। जहाँ पे हरा भाग है मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो मतलब वहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन। फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में कितना, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होते हैं सर, स्थानांतरण होते हैं, 10% एनर्जी स्थानांतरण होता है। मतलब घास से जो घास खाएगी बकरी को, बकरी जो खाएगी घास को, बकरी पे जो एनर्जी जाएगा घास का वो सिर्फ 10% जाएगा। फिर जो इसे मानव खाएगा, मानव खाएगा तो सिर्फ बकरी का सिर्फ 10% एनर्जी मानव को मिलेगा सर। तो कितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये 10% हो रहे हैं, 10% हो रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। बोला जाता है पारितंत्र के एक अजैविक और एक अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। मतलब एक बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम के बायोटिक और बायोटिक का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो जैविक घटक में घास आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे सर जितने, और आपके अजैविक घटक में इसमें एनिमल भी आ जाएंगे, जैविक घटक में एनिमल और मैक्रोब्स भी आ जाएंगे। अजैविक घटक में मृदा होता है, हवा होता है, पानी होते हैं, ताप होते हैं सर। जो भी आपको एग्जाम्पल देना है आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है एक मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण दीजिए।
एक मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण देना है तो बोलता है कि फार्म बोल सकते हैं सर, आपका फार्म बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, या पॉन्ड बोल सकते हैं सर, पॉन्ड बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या होंगे आपके फार्म हो जाएंगे। ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपके O3 है सर, O3 है, O3 है, O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या CFC का पूरा नाम लिखे। CFC का पूरा नाम जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है, सूर्य। सूर्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी का सोर्स ऑफ एनर्जी है सर, सभी का ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूरज है, सूरज। इसीलिए हम सूरज भगवान को पूजा करते हैं। तो सूरज आपके क्या हो जाएंगे? आपके सूर्य भगवान। DDT का पूरा नाम लिखें। DDT का पूरा नाम, तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब आते हैं सर, नेक्स्ट आते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षा प्रदान करता? मतलब सर अल्ट्रावायलेट रे वहां से जो आ रहे हैं उसको से कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो लगा हुआ है ना एटमॉस्फेयर में, वो इसी से अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, रोकता है आने को। कौन रोकता है? ओजोन लेयर सर, ओजोन की परत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल में ओजोन का परत पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर सर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं क्या? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या गुरुजी कि पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को पोषी स्तर कहा जाता है। ईच स्टेप और लिंक इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो पोषण स्तर मतलब ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं? कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को आप क्या बोलेंगे? पोषी स्तर बोलेंगे। इच स्टेप और लिंक इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आहार श्रृंखला का उदाहरण, हरे पौधे को कौन खाया? खरगोश। खरगोश को कौन खाया? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाया? शेर। तो हरे पौधे यहाँ पे जो सर हरे पौधे वो आपका क्या है? ये आपके हरे पौधे जो हैं वो प्रथम पोषी स्तर है, प्राइमरी आपके सर प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, आपके प्रथम पोषी स्तर है, ये आपके हरे पौधे होंगे। फिर दूसरा में जो आ जाएंगे खरगोश आएंगे, खरगोश आएंगे, खरगोश आएंगे। फिर तीसरा में जो आएगा लोमड़ी आएगा, लोमड़ी आएगा, और ऊपर जो आएंगे शेर आएंगे, शेर आएंगे। यही तो आपका क्या है सर? पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल, ये आपका ट्रॉपिक लेवल है, प्रिज्म ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे समझिएगा कि आपके हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर है, आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है सर, और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में खरगोश आएगा द्वितीय पोषी स्तर में, लोमड़ी जो है तृतीय पोषी स्तर में, और शेर जो है चतुर्थ पोषी स्तर में आएंगे सर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ गया गुरुजी? समझ में आ गया? आगे चलिए। पारितंत्र में, इकोसिस्टम में बोला जाता है कि अपमार्जकों की क्या भूमिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आ सकता है सर, आ सकता है। तो समझिएगा कि सर अगर पत्तियां गिर रहे हैं, पेड़ पौधे, जानवर मर रहे हैं, अगर अपमार्जक वहां पे नहीं होगा तो सर क्या हो जाएंगे? मरे हुए चीजों का पहाड़ लग जाएगा, जीवों का, आपके जो आपके जीव मर चुके हैं उसके क्या हो जाएंगे? थक्का, कोई डिकम्पोज करने वाला नहीं होगा, साफ करने वाला नहीं होगा। तो ये क्या होता? पारितंत्र जो है अपमार्जक की क्या भूमिका है? तो क्लीनिंग एजेंट है, मतलब साफ रखने में मदद करता है। किसको? पारितंत्र को। तो पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
अपमार्जक जीवों के मृत शरीरों तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ पुनः चक्र होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधों के द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं। कि सर रोल ऑफ डिकम्पोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. Decomposers break down the complex substances found in the dead bodies of organisms and their waste into simpler substances. These simple substances get mixed in the soil. इस soil में mixed हो जाते हैं after recycling and are used again by the plant. और फिर वो plant के द्वारा बन जाते हैं सर, बन जाते हैं, वो यूज कर लिया जाता है। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर देयर? इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो दो तरह के मुख्यतः जो है पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे सर प्राकृतिक आपके बोले जाए तो बोलते हैं वन, तालाब, झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र है। मानव निर्मित है जो बगीचा, खेत, मानव निर्मित आपके क्या है पारितंत्र है सर, कृत्रिम पारितंत्र भी बोल सकते हैं, एग्री आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट हो गए, पोंड हो गए, लेक हो गए, टेरेस्ट्रियल आपके हो गए, ठीक है, ये सब आपकी जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। और मैन मेड इकोसिस्टम जो है गार्डन है, फार्म है, एक्वारियम है, ये सब आपकी मैन मेड इकोसिस्टम हो गए। समझ में आ गया गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में अजैविक तथा जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक जो सभी निर्जीव घटक हो अजैविक घटक कहते हैं। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक जो सभी निर्जीव आपके सजीव घटक, जैविक घटक जो सभी सजीव घटक, जैसे आप बोल सकते हैं प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स, ये सब आपके क्या हैं सर? ये सब आपके सूक्ष्मजीव आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, और आपके बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग थिंग्स। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं तथा यह पारितंत्र से किस प्रकार संबंधित है? तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होते हैं जो हमें घेरे रहती है, जो हमें आसपास जो दिख जाता है उसी को तो पर्यावरण कहते हैं सर। इसमें सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। उससे क्या आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको खाया और एनर्जी प्राप्त किया सर। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू इकोसिस्टम? कि इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स दैट सराउंड अस। In this, all abiotic and biotic component are included. An ecosystem is formed by the interaction of biotic and abiotic component. Organisms in an ecosystem depend on each other for food, forming food chain and food webs. तो फूड चेन बना के या फूड वेब्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है सर। नेक्स्ट आते हैं उत्पादक किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर जो खाना खुद पकाता है सर, ऑटोट्रॉफ्स को कहते हैं सर। आपको उत्पादक जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जो खाना अपना खुद पका सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं सर। हम लोग अपना खाना खुद पकाते हैं। हम लोग अपना खाना कहाँ खुद पकाते हैं सर? पिछला प्रोसेस में बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ के खाना खाते हैं सर। हम लोग खाना नहीं पकाते, हम लोग क्या पोटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो होते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, इसके उदाहरण है सर, इसके उदाहरण है। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल are called producer. All green plants and blue green algae are examples of producer. उपभोक्ता किसे कहते हैं? कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से
भोजन हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी होते हैं सर। कि all living beings directly or indirectly depend on producer for their food. These organisms which depend directly or indirectly on the food produced by the producer are called consumer. Consumers are mainly divided into herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasite. उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता मेनली बोले जाए तो मुख्यतः मेनली 4 प्रकार के 4 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर 4 टाइप्स के होते हैं सर। सपाला हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, पत्तियां और फल फूल खाने वाले जैसे बकरी, हिरन, ये आपके क्या है? हर्बीवोरस, आपके क्या है? शाकाहारी। मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ, और सर्वाहारी, पौधों और मांस दोनों खाने वाले जैसे कौआ, मनुष्य, ये आपके हैं सर। और आपके बोले जाते परजीवी पैरासाइट, दूसरे जीवों के शरीर में रहने वाले, भोजन लेने वाले जैसे जू, अमरबेल, ये सब आपके। जू ढीला होता है ना, जो माता में खुजली करते हैं सर, जो वो क्या हुआ? पैरासाइट है, परजीवी है। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। आहार श्रृंखला क्या है? फूड चेन क्या है? कि सर प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। कि कौन किसको खाया, उसी को तो फूड चेन कहते हैं सर, आहार श्रृंखला कहते हैं। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला कहलाती है सर। कौन किसको खाया? नेक्स्ट को आपके फूड चेन बोला जाता है कि क्या है? इन नेचर में ऑल लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दे अदर लिविंग बींग्स। There is a chain of organisms that feed on each other. This chain of organisms participating at different biological levels is called food chain. इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं सर, फूड चेन बोलते हैं। आहार श्रृंखला में 10% नियम क्या है? 10% रूल इन दी फूड चेन। कि सर आपके जो अभी बताए थे ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% सिर्फ आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है और 90% एनर्जी वो जैव क्रियाओं में उपयोग कर लेता है सर। उसी को कहते हैं 10% नियम। कि 10% नियम क्या है? कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपयोग होती है, वो खुद कर लेते हैं। 10% रूल इन फूड चेन, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, while 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वो अपने के लिए यूज करते हैं सर। जैसे हम क्या खाएं? जैसे हम सर आपका गेहूं खाएं तो गेहूं जो खा रहे सिर्फ 10% एनर्जी हमको मिला और ये क्या किए? 90% एनर्जी वीट के प्लांट खुद अप्लाई कर ले अपने ऊपर की सरकारी क्रिया। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव न्यूनीकरण होते हैं और कुछ अजैव न्यूनीकरण होते हैं? कि कुछ आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं सर। जो पदार्थ जीवाणुओं के द्वारा, जो कुछ पदार्थ जो होता जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ पदार्थों का जैव प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। अतः सब्जियों के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट, पत्ते आदि क्या होते हैं? जैव न्यूनीकरण है, क्योंकि जीवाणु और कवक के जैसे सूक्ष्म जीवों इन्हें जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जबकि आपके प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जो है अजैव न्यूनीकरणीय है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता। तो कुछ पदार्थों का जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ पदार्थों का जैविक का आपके प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं हो पाता। अतः सब्जियों के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट, पत्ते आदि जो है जैव न्यूनीकरणीय है, क्योंकि जीवाणुओं और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों इन्हें जटिल से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जो है अजैव न्यूनीकरण है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं हो पाता है सर।
तो बोलता है कि आपके सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सब सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर डेड ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स, बट सम substances cannot be decomposed by biological process. Thus, vegetable waste, animal waste, leaves, etc. are biodegradable because microorganisms like bacteria and fungi convert them from complex to simple organic matter. Whereas plastic, polythene, etc. are non-biodegradable as they cannot be decomposed. वो डिकम्पोज नहीं हो सकते प्लास्टिक बैग और आपके सर जो पॉलीथीन है, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। समझ में आ गया सर। पारितंत्र किसे कहते, इकोसिस्टम किसे कहते, जिसमें बायोटिक सजीव और निर्जीव दोनों थिंग आ जाए, उसी को तो क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं सर। कि किसी क्षेत्र के सभी जीव और तथा अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। जैसे आप क्या बोल सकते हो सर, आपकी सॉइल, मृदा, हवा, पानी और ताप प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अतः एक परितंत्र में जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। दोनों में जैव घटक और अजैव घटक दोनों है तो उसे हम पारितंत्र कह देंगे सर, इकोसिस्टम कह देंगे सर। बोला जाता है इकोसिस्टम क्या होता है, सुनिएगा सर कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एन एरिया ज्वाइंटली फॉर्म द इकोसिस्टम। All living beings such as plants, animals, microorganisms and human beings and physical factors interact with each other and maintain balance in nature. Therefore, an ecosystem consists of biotic component and abiotic component. आहार श्रृंखला में सामान्यतः कम चरण क्यों होते हैं? कम चरण इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। अगर बाघ को कोई खा लिया तो क्या एनर्जी प्राप्त होगी सर? कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होते होते बहुत कम एनर्जी अब बच जाती है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा जो है वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। 3 अथवा 4 तक ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर घटते जाता है सर। ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो घटता ही चला जाता है। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। व्हाई आर देयर जनरली फ्यूअर स्टेप्स इन द फूड चेन? Only 10% of the energy is transferred from one trophic level to another, while 90% of the energy is used in the biological activities in the current trophic level. Thus, only a small amount of energy is available for the next level of consumer. So, there are usually only 3 or 4 steps in the food chain. समझ में आ गया सर। आहार जाल क्या है, फूड वेव क्या है? तो समझिएगा कि घास सर, फूड वेब मतलब घास को कौन कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है, फ्रॉग खा सकते हैं, सॉरी ग्रास हॉपर खा सकता है, ग्रास हॉपर खा सकता है। फिर उसको कौन बकरी खा सकता है सर? फिर उसको कौन खा सकता है? खरगोश खा सकता है। खरगोश को कौन खा सकता है? खरगोश को चील खा सकता है, चील खा सकता है, और उसको सर चील खा सकता है। तो यही जो आपके एक चीज को 2 या 2 से ज्यादा जन खा सके, तो उसी को क्या कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके आहार आपके मिल जाए तो उसी को हम क्या कह देते हैं? आहार श्रृंखला मिल जाए तो उसी को हम क्या कह देते हैं? आहार जाल कह देते हैं। तो समझिएगा सर, समझिएगा। तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समझिएगा कि आहार जाल क्या है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक परागकार जीवों का आहार बनता है। 2 अथवा 2 से ज्यादा आपकी जो बनता है, तो जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध संखावित होते हैं। संखावित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिससे यह आहार जाल कहते हैं। समझ आ गया कि घास को कौन कौन खा रहा था? खरगोश। और कौन खा रहा था? बकरी, गाय। फिर गाय को कौन खा जाएगा? लायन।
फिर सर वो घास को बकरी खाया, बकरी को कौन खा सकता है? डायरेक्टली लायन भी खा सकता है, और उसको कौन खा सकता है? लोमड़ी भी खा सकता है। तो जो यहां बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एक ही चीज को खाया जा सकता है, खा रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? जाल बन जाता है, संकावित बन जाते हैं श्रृंखलाओं का, तो उसी को हम क्या कर देते हैं? आहार जाल कर देते हैं, फूड में। डिफरेंट फूड चेन्स वेरी ग्रेटली इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यूजुअली ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय 2 or more types of organisms which themselves becomes food for many types of organisms. Therefore, instead of a state food chain, the food relation between organisms are branched and form a network of branched chain which is called food web. उसी को क्या कर देते हैं? फूड वेब बोल देते हैं सर, फूड वेब बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? Why is ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग? सर ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपके पराबैंगनी के से बचाता है, इस रे से बचाता है सर। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। Ozone layer is a protective layer around the earth that absorbs harmful ultraviolet rays from the sun. In this way, it protects the living being from health-related harms like skin cancer, cataract, etc. The ozone layer is mainly found in the stratosphere. समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए कि सर आप जो कचरा निपटाने की समस्या का कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। तो कचरा निपटान की समस्या कम करने के तरीके निम्नलिखित हैं। कचरा फेंकने के पूर्व जैव न्यूनीकरण अथवा अजैव न्यूनीकरण पदार्थों को अलग करना, कि कचरा जब फेंकने जा रहे हैं तो सर आपकी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर लेंगे। दूसरा, ऐसी सभी पदार्थों को अलग करना जिनका पुनः चक्रण संभव है, जिनका पुनः संभव चक्रण है, मतलब कि रिसाइकल कर सकते हैं, उसे अलग कर लेंगे, जैसे कागज, शीशा, धातुएं, रबड़ इत्यादि। जैव न्यूनीकरण पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, जैव न्यूनीकरण है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे सर। तो बोलता है कि व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन यू मेक टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, डिस्क्राइब एनी टू मेथड। तो फ्लोइंग आपकी जो है सर, पहला की सेपरेशन करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को बिफोर थ्रोइंग गार्बेज। दूसरा, सेपरेशन ऑल मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल, जिसे रिसाइकल कर सकते हैं उसे हम अलग कर लेंगे, जैसे पेपर, ग्लास, मेटल्स, रबर etc। मैक्सिमम जो यूज करेंगे वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करेंगे सर। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सबसे जो 5 नंबर वाले जो बनेंगे सर। बोलता है, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इनका पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से या जल लिए पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है और या प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। इस प्रकार से आहार श्रृंखला से हानिकारक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शर्त है, अतः हमारे शरीर में यह हानिकारक रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो समझिएगा, जो पेस्टिसाइड वगैरह हम पौधे वगैरह में छिड़क रहे हैं, वो कोई भी खाया, हम लोग शीर्ष टॉप पे है, तो ये जो बीमारी को जो असर आपका जो बढ़ता गया आपका पेस्टिसाइड का मात्रा, उसी को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स आर यूज्ड excessively to protect various crops from diseases and pests. Then these chemicals flow into the soil or water resources. From this soil, these substances are absorbed by the plant along with water and minerals, and from the water bodies, they enter into aquatic plant and animals.
बिकॉज दिस सब्सटेंसेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपके पेस्टिसाइड जो और जो आपके केमिकल्स है वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. They accumulate progressively at each trophic level. In this way, harmful chemical substances enter our body through the food chain. Because hormones are at the top of any food chain. Food chain में वो सबसे ऊपर है. Therefore, these chemicals get accumulated. ये आपके क्या हो गए? Accumulated हो गए मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में. दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. इसी को हम क्या कर देते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कर देते हैं सर. एक क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर डालें. समझिएगा, यहाँ पे ग्रास है, घास है, घास है, घास है सर, और ये आपके हिरन है, और हिरन है, और ये क्या है? बाघ है. ये क्या है? आपके बाघ है. अब समझिएगा कि हिरन को हम हटा दिए तो घास का मात्रा बढ़ जाएगा और बाघ की मात्रा घट जाएंगी, क्योंकि घास को बाघ नहीं खा सकता सर. घास को बाघ नहीं खा सकता. तो हिरन जब मर गए तो इसीलिए इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? आपके पारितंत्र में गड़बड़ा हो जाएगा. आपकी बैलेंस नहीं रहेंगे सर, संतुलित नहीं रहेंगे, असंतुलित हो जाएंगे. तो यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी. यही बता रहे थे सर, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद आने वाली पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा. अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे अथवा किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे. उदाहरण, यदि सभी शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगले पोषी स्तर वाले जीव शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिलेगा और वे या तो मर जाएंगे या पलायन करके दूसरी जगह चले जाएंगे. इसी प्रकार हिरन, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे आपके क्या हो जाएंगे? बहुत अधिक हो जाएंगे सर. अच्छा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल आर किल्ड, देन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रीवियस लेवल विल बी वेरी हाई, due to which their food will be exhausted rapidly, while the subsequent trophic level will not be able to get food. So they will due to lack of food or will migrate to some other places. This can be understood by an example. If all herbivorous animals, for example deer, rabbits, etc. die, then animals of the next trophic level, lions, tigers, etc. will not get food and they will either die or migrate. ये मर जाएंगे या क्या हो जाएंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे. Similarly, in the absence of deer, cows, rabbits, etc. ग्रास प्लांट वुड बी इन एबंडेंस. पूरा खाली हो जाएगा, उसका रह जाएगा सर. अब आते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन कि जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? हाँ सर. कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशक एवं हानिकारक रसायन जैसे अजैव न्यूनीकरण पदार्थों का उपयोग किया जाता है या प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों एवं पादपों के शरीर में संचित होती है, जिसे जैविक आवर्धन कहते हैं. भिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है. जो स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता जाता है. चूंकि आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है. What is biological magnification? Will the effect of biological magnification also be different at different levels of the ecosystem? सर हाँ, non biological substance like pesticides and chemicals are used for the protection of crops. It is accumulated in the body of animals and plants at each trophic level, which is called biological magnification. Biological magnification varies at different levels. The magnification increases as we move up the level. Since humans are at the top of the food chain, therefore its quantity is maximum in our body. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? कि हमारे द्वारा जो उत्पादित अजैव आपके निम्नीकरण कचरे हैं उससे कौन कौन समस्याएं? निम्नीकरणीय कचरों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं निम्न है. चूंकि इनका विघटन नहीं हो पाता है, अजैव जो है नॉन लिविंग थी आपकी सर,
सुनिएगा, इसकी लंबे समय तक बने रहने के कारण काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तथा पाचन में असंतुलन पैदा करते हैं तथा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को भी क्या करता है, हानि पहुंचाता है। दूसरा, पॉलीथीन की थैलियां कुछ पालतू जानवर खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, नालियां जाम हो जाती है जिससे मलमूत्र आदि गंदे पदार्थों का वहन नहीं हो पाता है तथा गंदगी फैलती है और अनेक प्रकार की बीमारी होती है। चौथा सर, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बों आदि में जल जमा होने के कारण खतरनाक रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। दवाइयों के स्ट्रिप्स, बोतलों, कीटनाशी एवं रसायन आदि से जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण फसलों की वृद्धि में रुकावट होती है तथा उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। सातवां, इससे जैविक आवर्धन भी होता है। आठवां, इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती जो वायु प्रदूषण करता है। तो किन्हीं 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है सर, कोई 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है। व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेटेड बाय अस? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या हम लोग का प्रॉब्लम होता है? तो सिंस दे कैन नॉट बी डिकम्पोज ड्यू टू देयर लॉन्ग एग्जिस्टेंस, ज़्यादा लंबे समय तक रहने से दे गेट एक्यूमुलेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं सर। एंड क्रिएट इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है जो अदर मेंबर्स को क्या करता है, इन्वायरमेंट के अदर मेंबर्स को हार्म, नुकसान पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट, सम पेट्स ईट्स पॉलीथीन बैग्स लीडिंग टू देयर डेथ, कुछ पेट एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स और खा लेते हैं जो वो उनका डेथ हो जाता है। ड्रेन गेट जैम्ड, आपके जो ड्रेन जो है वो क्या हो जाता है, जाम्ड हो जाते हैं। ड्यू टू विच द डर्टी सब्सटेंस लाइक एक्सक्रीटा, यूरिन etc कैन नॉट बी कैरिड, ये आपकी वो अच्छा से बह नहीं सकता है। एंड डट स्प्रेड, और क्या हो जाता है, गंदगी फैल जाती है। मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज अक्कर होते हैं जैसे डेंगू वगैरह, बहुत सारे डिजीज वहाँ से फिर पनपने लगती है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन प्लास्टिक बोटल्स और कार्टून etc, अगर प्लास्टिक बोतल और कार्टून में पानी अब इकट्ठा हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि डेंजरस डिजीज हो जाएंगे जैसे डेंगू, मलेरिया इंक्रीज हो जाएंगे सर। नेक्स्ट, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन अगर काउज करता है मेडिसिन स्ट्रिप्स, बॉटल, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स etc। सर, बीइंग बरीड इनसाइड द सॉइल हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, कि सर अगर सॉइल में उसे गाड़ देते हैं तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है सर। बोलते हैं दिस एल्सो लीड टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को क्या कर देता है, लीड कर देता है। हार्मफुल गैसेज जो होते हैं वो सर अगर जलाते हैं, उसे बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, आपके एयर पोल्यूशन करता है सर, हवा को प्रदूषित कर देता है। अच्छा सर, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव न्यूनीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कि सर अगर ऑल वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं बायोडिग्रेडेबल तो क्या इसका इन्वायरमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर। हाँ, यदि उत्पादित सारा कचरा जैव न्यूनीकरणीय हो तब भी इनका हमारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु लंबे समय के लिए नहीं। कुछ समय के लिए पड़ेगा लेकिन लंबे समय के लिए नहीं पड़ेगा। अधिक मात्रा में कचरा होने के कारण सूक्ष्म जीव सही समय पर इनका विघटन नहीं कर पाएंगे, जिससे ये कचरा जमा हो जाएगा और मक्खियों, मच्छरों आदि को पनपने का अवसर मिलेगा, दुर्गंध फैलेगी, वायु प्रदूषण होगा तथा बीमारियां फैलेंगी। यदि इसका निपटान न सही तरीके से होगा जैसे जैविक खाद बनाकर तो कुछ ही समय में ये दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे तथा पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा सर। तो बोलता कि अगर सभी वेस्ट हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस पड़ेगा सर। इवन इफ ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस इज बायोडिग्रेडेबल इट विल स्टिल अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट but not for a long time. Microorganisms will not be able to decompose them at right time due to excessive amount of waste, due to which this garbage will accumulate and flies, mosquitoes etc. We will get an opportunity to flourish. Foul smell will spread, air pollution will occur and diseases will spread. If it is disposed or properly,
For example, by making organic fertilizers, these side effect will end in one time. There will be no harm to the environment. वहाँ पे कोई हार्म इन्वायरमेंट का नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? आदि इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? सर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को क्या करती, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती, उससे बचाता है सर। यूवी के कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा पौधों के क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण फसलों की उपज कम हो जाती है। आपके सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का प्रयोग अग्निशमन यंत्रों एवं रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जो ओजोन परत को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है सर। आपके कूलर, AC, अग्निशमन और आपके सर जो AC रेफ्रिजरेटर में यूज। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा है, कि जो उस समय 1986 में जो यूज हुआ है तक वो वही रखा जाए, उससे ज़्यादा यूज नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि सर आपकी सूरज जो ओजोन परत है उसको डैमेज ना करे। ज़्यादा डैमेज करेगा तो अल्ट्रावायलेट ज़्यादा आएगा, आपके पराबैंगनी किरण ज़्यादा आएंगे और तो हमें ज़्यादा बीमारी हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा और आपके सर मोतियाबिंद की संख्या बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, ऐसी बात है। तो वाई इज द लॉस ऑफ ओजोन लेयर ए मैटर ऑफ कंसर्न टू अस? व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू लिमिट द डैमेज? The stratosphere contains the ozone layer which protect living organisms on earth from ultraviolet radiation coming from the sun. Provide security. UV causes skin cancer, cataracts and damage to plants, resulting in reduced crop yields. Chlorofluorocarbons are used in fire extinguisher, refrigerator, AC, which damage the ozone layer. In 1987, there was a consensus in the United Nations Environment Program, UNEP, United Nations आपकी Environment Program, to limit the production of CFC to the level of 1986. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरण जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है सर, इफेक्ट कर डालता है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को निम्न दो तरीकों से प्रभावित करते हैं। पौधों तथा जंतुओं के अवशेष के अपघटन से वातावरण दूषित होता है तथा दुर्गंध फैलाती है, जिससे पास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। कूड़े कचरे के ढेर पर अनेक प्रकार की मक्खियां, मच्छर आदि पैदा होते हैं जो कई प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं। मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2 गैस अपघटन प्रक्रम में निकलते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है सर। Suggest two ways in which biodegradable substances affect the environment. Biodegradable substances affect the environment in the following two ways. Decomposition of the remains of plants and animals pollute the environment and spreads foul smell, causing problems to the people living nearby. दूसरा, many types of flies, mosquitoes, etc. are born on the garbage heap, which carries of many types of diseases. Methane gas, hydrogen sulfide gas, CO2 gas are released in the decomposition process, which increases pollution. जो पोल्यूशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है सर। ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बताना है दो जो आपके पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे पॉलीथीन, आपके कीटनाशक, DDT, रसायन आदि का अपघटन नहीं होता। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा जल एवं मृदा प्रदूषण फैलाते हैं, सॉइल इरोजन, आपके सॉइल पोल्यूशन और आपकी वाटर पोल्यूशन बढ़ाते हैं सर। अजैव निम्नीकरणीय रासायनिक उर्वरक से अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है। अगर अजैव निम्नीकरण रासायनिक उर्वरक ज़्यादा यूज करते हो तो मिट्टी का उर्वरा घट जाता है सर, उसकी शक्ति घट जाती है।
डीडीटी जैसे पीड़कनाशक खदान सब्जियों फलों आदि के माध्यम से हमारे शरीर से बहुत पहुंच जाते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। गिव 2 ways in which non-biodegradable substances affect the environment. Non-biodegradable substances, for example, polythene, pesticides, DDT, chemicals, etc., do not decompose. These substances remain in the environment for a long time and spread water and soil pollution. Excessive use of non-biodegradable chemicals, fertilizers reduces the fertility of the soil. Pesticides like DDT reach our body through food grains, vegetables, fruits, etc. and harm our health. कचरा प्रबंधन की मुख्यतः कौन कौन सी विधियां कौन कौन सी है कि हम सर कचरा को कैसे हम प्रबंध मैनेज कर सकते हैं। जैव मात्र संयंत्र, पहला जैव मात्र संयंत्र। जैव न्यूनीकरण पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्र और खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, सर घर में टंकी बनाया जाता है ना, तो बाहर पानी छोड़ने के लिए पहले टंकी में पानी भर के फिर वो जो होते हैं मल आपके वो नीचे हो जाते हैं, पानी फिर छोड़ा जाता है। अच्छा, इससे बात है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है और 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, अजैव न्यूनीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो व्हाट आर दी मेन मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहला, बायोमास प्लांट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एंड कंपोस्ट बाय दिस प्लांट। ये प्लांट से, ये प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, बायोमास को कन्वर्ट कर, जो आपके सर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसे हम बायोमास और आपका किसमें, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम। ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड बाय दिस सिस्टम बिफोर गोइंग इनटू द रिवर। रिवर में पानी जाने से पहले सीवेज को पहले ट्रीटमेंट कर लेती है। दूसरा, लैंडफिल एरियाज। गार्बेज इज डम्प्ड इन द लो लाइंग एरियाज एंड बरीड। किधर गार्बेज एरिया क्या होता है, आपके लैंडफिल, मतलब कि सर जो आपके गार्बेज जो है कचरा जो है उसे कुछ एरिया में डंप करके गड्ढा पीट करके ढक देंगे, बरीड कर देंगे। कंपोस्टिंग, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज फेल्ड इन द कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड एंड वेस्ट टर्न्स इनटू कंपोस्ट। कितना महीना में, 3 महीना में आपके कंपोस्ट बन जाएंगे, मैन्योर बन जाएंगे, फिर वो हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेंगे सर। Recycling, non-biodegradable waste is converted into new materials for reuse. रीयूज के लिए न्यू मटेरियल्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे रख के फिर रिसाइकल करके फिर नया बना लेंगे सर, रीयूज कर लेंगे। फिर आपके सर फिर रीयूज मतलब ट्रेडिशनल वे है, देखते हैं अच्छा प्लास्टिक जो होते हैं उसे हम बार बार यूज कर लेते हैं, मार्केट जा रहे हैं थैला लेके चल के प्लास्टिक का, क्योंकि अच्छा लगा तो वो थोड़ा सा रीयूज करेंगे, जो अच्छा बार बार यूज कर सकते हैं उसे बार बार यूज करेंगे। तो इस तरह से हम हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 फरवरी को आ सकता है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए सर। धन्यवाद, थैंक यू।